MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में बात करूंगा महायुद्ध की, क्योंकि महायुद्ध इस वक्त ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच शुरू हो गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त बारूदी बारिश हो रही है। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने कहा है कि अब इस युद्ध में कोई रेड लाइन नहीं है। इस युद्ध में किसी तरह की कोई लाल रेखा नहीं होगी, कोई रेड लाइन नहीं होगी। अब इस युद्ध में सब कुछ संभव है। ये ईरान की तरफ से कहा गया है कि इस युद्ध में अब सब कुछ संभव है। एक और बड़ी खबर, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरानी बैलिस्टिक लॉन्च साइट पर अमेरिका ने हमला बोल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये जो लॉन्च साइट है ये पूरी तरह से तबाह हो गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के ऊपर एक के बाद एक हमले अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। और इस बार जहां से बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर सीधा हमला बोला गया है। यानी कि सबसे बड़ी जो ताकत है ईरान की, मिसाइल लॉन्च करके नुकसान पहुंचाना, उस लॉन्चिंग साइट को ही नुकसान पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि बुरी तरह से ये लॉन्चिंग साइट क्षतिग्रस्त हुई है और यहां से अब मिसाइल लॉन्च कर पाना काफी मुश्किल है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, ये वो साइट है। ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं किस तरह से धमाका हुआ है, किस तरह से हमला हुआ है। यानी जहां से मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं, जहां से मिसाइल लॉन्च करके अभी मिडिल ईस्ट के कई देशों की तरफ ये हमला हुआ है, तेल अवीव की तरफ हमला हुआ है, उसी साइट को टारगेट किया है अमेरिका ने, और वहां से उठता हुआ धुआं आपको नजर आ रहा है। ईरानी बैलिस्टिक लॉन्च साइट पूरी तरह से तबाह हो गई है। अब मुख्य बड़ी खबर, इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बताने जा रहे हैं। तेल अवीव पर हमले की पहली तस्वीर सामने आई है। तेल अवीव पर हमला किया था इससे पहले ईरान ने, और तेल अवीव पर हमले की पहली तस्वीर सामने आ गई है। ये जरा देखिए किस तरह से तेल अवीव पर हमला हुआ है और तेल अवीव में कितना नुकसान हुआ है, उसकी पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कैसे यहां पर कई गाड़ियां, बताया जा रहा है कि जल गई हैं। जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां पर कई बसें पहले से खड़ी हुई थी और एक साथ कई जो है बसें वो जलकर खाक हो चुकी हैं। ये जरा देखिए, ये अब बसों का केवल ढांचा बचा हुआ है। ये जली हुई बसें जिस साइट पर यह हमला हुआ है, ये तेल अवीव की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त की तस्वीर, और इसके बाद जो बसों का ढांचा बचा हुआ है उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि तेल अवीव पर कितना विध्वंसक हमला हुआ है। हालांकि कुछ तस्वीरें बाद में आती हैं, लेकिन हमले किए गए हैं। आयरन डोम होने के बावजूद यहां पर ईरानी मिसाइल गिरी और ये जबरदस्त धमाका वहां पर हुआ है। एक जगह नहीं, कई जगह पर इस तरह के ईरानी हमले हुए हैं, और उसी के जवाब में मैंने जैसे आपको शुरुआत में वो खबर बताई कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाली साइट है उसको ही टारगेट किया गया है और निशाना बनाया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और तस्वीरें भी इस वक्त दिखाना चाहता हूं। ये देखिए किस तरह से ये बसें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं, और ये तेल अवीव पर हमले की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। अब जरा आप देखिए खलीफा ने किस तरह से अटैक किया है। आपको हम दिखा रहे हैं कि ईरान ने किस तरह से जवाब दिया, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। ये पहला वीडियो है बहरीन का, और जहां पर यह धमाका हुआ है यहां पर सीधी आकर मिसाइल गिरी है। बहरीन के अंदर यह धमाका हुआ, जबरदस्त धमाका था। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल ने आकर यहां पर जोरदार धमाका किया है। दावा यह किया गया ईरान की तरफ से कि बहरीन में जो अमेरिकी नेवल बेस है हमने उसको टारगेट किया है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक और आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं, यह तस्वीर है दोहा की, और यह देखिए कतर, दोहा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इस जगह पर एक मिसाइल गिरी है। हालांकि यह दावा किया जा रहा है कि यह अनकंट्रोल्ड मिसाइल थी और ऐसे इलाके में गिरी है जो रिहायशी जो है। एक और तस्वीर सऊदी अरब की,
यह बताया जा रहा है कि खलीफा ने एक भी वो देश नहीं छोड़ा जहां पर अमेरिकन बेस हैं और सऊदी अरब को भी टारगेट किया है। एक हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ एक और तस्वीर जरा देखिए, वीडियो नंबर 4। ये वीडियो है इरबिल का, जहां पर खलीफा का कहर बरपा है, यानी कि ईरान ने यहां भी हमला किया है। अब इसके परिणाम क्या होंगे वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एक और तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं इरबिल के बाद। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये अबू धाबी की तस्वीर है और अबू धाबी को भी टारगेट किया है। जहां जहां अमेरिका के नेवल और एयर बेस है वहां पर निशाना बनाया गया। हालांकि कई मिसाइलें ऐसी हैं जो ठीक जगह पर नहीं गिरी हैं और जिसके बाद स्थितियां बिगड़ सकती हैं। कुवैत में भी जरा तस्वीर देख लीजिए, यह वीडियो नंबर 6 कुवैत की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और कुवैत में भी यहां पर दावा किया गया कि एयरबेस को टारगेट करते हुए खलीफा की मिसाइल गिरी है, यानी कि ईरान की मिसाइल गिरी है। और कुल मिलाकर किस तरह से ये टारगेट किए गए हैं कि मैं आपको विस्तार से दिखाने जा रहा हूं और महायुद्ध की एक एक तस्वीर, कोई भी तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं और ये भी आपको बताना चाहता हूं कि कैसे ये हमला हुआ है। यूएस इजराइल का ईरान पर हमला, कहां कहां निशाना बनाया गया इसको आप समझ लीजिए। सुप्रीम लीडर का हाउस है, राष्ट्रपति हेडक्वार्टर है जहां पर निशाना बनाया गया। इसके अलावा इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री को निशाना बनाया गया, बड़े मंत्रियों के घर को टारगेट किया गया। इसके अलावा क्या क्या टारगेट किया गया है, सेना का मुख्यालय टारगेट किया गया है, कमांडरों के बंगले टारगेट किए गए हैं। यानी कि जहां जहां प्रिसीजन स्ट्राइक हो सकती थी वो शुरुआत में इजराइल और अमेरिका ने की है। परमाणु संयंत्र ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस्फहान को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा मिसाइल जो केंद्र है वहां पर निशाना बनाया गया है, जैसे हमने आपको बताया कि बैलिस्टिक लॉन्च साइट थी उसको टारगेट किया गया। इसके अलावा मेहराबाद एयरपोर्ट को, यूनिवर्सिटी स्ट्रीट को, कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये हमले हुए। लेकिन इन हमलों का जवाब किस तरह से दिया गया है उसको भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसका जवाब किस तरह से दिया गया है। जवाब देने से पहले यह तस्वीर जरा देख लीजिए। यह बताया जा रहा है कि यह खामनेई का कंपाउंड है, यह खामनेई का कंपाउंड है। यह हमले से पहले और हमले के बाद में कैसा हो गया, हमले से पहले की एक सैटेलाइट तस्वीर जो इस तरफ है और हमले के बाद क्या हुआ इस कंपाउंड का। यह खामनेई का कंपाउंड है, अंदर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ये दोनों के दोनों सैटेलाइट इमेज है और इसके जरिए अमेरिका यह दावा कर रहा है कि बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। ईरान ने जो बदला लिया है, जो भीषण हमला किया है, उसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि कहां कहां पर हमला किया है इसको आप समझिए। कतर में अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया है, कई ऐसे एयरबेस हैं जहां पर निशाना बनाया गया। इसके अलावा बहरीन जहां पर हमने आपको तस्वीर दिखाई है, कुवैत को निशाना बनाया गया। इसके अलावा यूएई में भी हमला किया गया है, अल धफरा एयरबेस को निशाना बनाया गया। इराक में इरबिल एयरबेस को निशाना बनाया गया है, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया गया और जॉर्डन में जो है अल सल्ती एयरबेस को निशाना बनाया गया है। तो कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर निशाना बनाया गया और सबसे महत्वपूर्ण है इजराइल का तेल अवीव। वहां के लिए कई मिसाइलें छोड़ी गई थी, लेकिन कुछ जो है उनका जो एयर डिफेंस का सिस्टम है उसकी वजह से सही ठिकाने पर नहीं गिरी है। लेकिन यह पूरी तस्वीर इस वक्त ओवरऑल पिक्चर निकलकर सामने आ रही है। इन सबके बीच लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। बहरीन में यूएस के नेवल बेस पर अटैक की नई तस्वीर सामने आई है। बहरीन में यूएस के नेवल बेस पर अटैक की तस्वीर सामने आई है। उस तस्वीर को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बहरीन में किस तरह से यूएस के नेवल बेस पर अटैक किया गया है उसकी नई तस्वीर एक सामने आई है और यह देखिए, जहां पर धमाका हुआ है वो धमाका हम आपको दिखाना चाहते हैं। बहरीन में यूएस का नेवल बेस है जिसको निशाना बनाते हुए यह हमला किया गया है। ईरान ने लगातार 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 देशों पर हमले किए हैं और 7 देशों में जहां जहां नेवल बेस, और ये देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कहां कहां पर हमले हुए हैं। मिडिल ईस्ट में खास तौर से किस तरह से खलीफा की टीम ने रिटेलिएशन किया है। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, किस तरह से ये हमले हुए हैं। इराक, जॉर्डन, कुवैत, यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, ये सारी की सारी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये निशाना बनाया गया है जिनकी तस्वीर इस वक्त मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं किस तरह से ये नुकसान पहुंचा है और ये इसके परिणाम भी गंभीर होने वाले हैं, क्योंकि चाहे कतर हो, बहरीन हो, इराक हो, जॉर्डन हो, ये सारे के सारे देश कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर, हमारी संप्रभुता के ऊपर एक तरह से हमला है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके बाद
जरा देखिए, इजराइल और यूएस का जो वार है और इसके बाद खामेनेई का जो पलटवार है, इन दोनों को आप देखिए और महसूस कीजिए इस युद्ध की तपिश को। अभी ये आगे बढ़ने वाला है क्योंकि ये कहा गया ईरान की तरफ से कि अब कोई रेड लाइन नहीं है इसमें। अब युद्ध में किसी तरह की कोई सीमा रेखा हम नहीं मानेंगे, किसी तरह की कोई ऐसी लाल रेखा नहीं है कि जिसको पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी करना था वो इजराइल और अमेरिका पार कर चुके हैं। अब हमारे पास रिटेलिएशन के सारे अधिकार हैं और हम उन अधिकारों का इस्तेमाल खुलकर कर रहे हैं, खुलकर करेंगे। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के एक साथ हमले से मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर का आगाज हो गया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान सहित 30 शहरों में भीषण बमबारी की। इस दौरान ईरान के शहरों में चारों तरफ धुआं ही धुआं उठता दिखा। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their navy, and we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. ईरान पर एयर स्ट्राइक की सबसे पहले जानकारी इजराइल की तरफ से दी गई। इस दौरान नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया कि ईरान के हाथ में परमाणु हथियार आने से दुनिया पर खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। इस दौरान ईरान ने पहली खेप में करीब 400 मिसाइलें दागी। ईरान के हमले से पहले ही इजराइल ने इमरजेंसी घोषित कर लोगों को घरों और बंकरों में छिपने का निर्देश जारी कर दिया था। ईरान ने इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट देशों में अमेरिकी सैन्य बेसों पर हमला किया। इस दौरान ईरान ने सऊदी अरब, कुवैत और यूएई में बमबारी की। ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट के देश भड़क गए हैं। उन्होंने ईरान को इसका जवाब देने की चेतावनी दी है। ऐसे में देखा जाए तो अब ईरान पर चौतरफा हमला होने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या पूरा मिडिल ईस्ट जंग की चपेट में आने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अमेरिका ईरान को मिटाकर ही दम लेगा? महाभारत में आज बात इसी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब इस वक्त हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, कर्नल मयंक चौबे जी मेरे साथ हैं, एनएनडी दुबे साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कुछ देर के बाद। प्रोफेसर अंशु जोशी जो विदेश मामलों की जानकार हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जनरल बख्शी, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। जो शुरुआत अमेरिका और इजराइल को करनी थी उन्होंने शुरुआत कर दी है। ईरान जवाब दे रहा है कि अब कोई रेड लाइन बीच में नहीं है, अब जो करना है वो हम करेंगे, बीच में कोई आएगा नहीं। अब क्या इसके मायने ये माने जाएं कि युद्ध को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि 1, 2, 3, 4 दिन के बाद चीजें ठंडी हो जाएंगी? देखिए, एक अपर लिमिट जो होगा दैट विल बी डिक्टेटेड बाय मिलिट्री लॉजिस्टिक्स। एक इज़राइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका के जो मिलिट्री स्टॉक्स हैं, वॉर स्टॉक्स ऑफ मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स वगैरह, वो 5 डेज़ इंटेंस कॉम्बैट लास्ट कर सकते हैं और 7 से 10 दिन अगर मॉडरेट या लाइट कॉम्बैट हुआ। ठीक है। अमेरिका के भी जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो सब कह रहे थे कि 10 दिन से ज़्यादा हमारे पास स्टॉक्स नहीं हैं। पहले बात की जा रही थी मल्टी वीक ऑपरेशन की, जैसे कि सन 2003 में इराक के बरखिलाफ हुआ था। 48 डेज़ का बॉम्बिंग कैंपेन चला था। लेकिन जब आपके पास उतना असला ही नहीं है और जनरल डैन केन जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप साहब को साफ कह दिया था कि साहब, एक तो हमारे
जो वॉर स्टॉक्स हैं इंटरसेप्टर्स के, मिसाइल्स के, वो बहुत लिमिटेड हैं, जी। उनको नुकसान होगा। हमारी फौजों को जानी माली नुकसान हो सकता है, जी, ठीक है। और इसके चलते अमेरिका की मिलिट्री रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। अमेरिका को नुकसान, अमेरिका का हारने का कोई सवाल नहीं। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर हावी हो जाएंगे ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान का फलसफा है हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इफ वी कैन इन्फ्लिक्ट अनफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक डैमेज, अनफ बॉडी बैग्स, बिल्कुल, तो हमारा तो काम पूरा हो गया। नहीं, उसके संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जॉर्डन के साल्टी एयरबेस को टारगेट किया गया है। साल्टी एयरबेस से जानकारी इस वक्त मिल रही है, वहां पर हमला किया गया है। ईरानी मिसाइल जॉर्डन के एयरबेस पर आकर गिरी है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। यानी इससे संकेत साफ है कि किसी भी जगह जहां पर अमेरिकन एयरबेस या नेवल बेस है, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। एक साथ हमले किए गए हैं और साल्टी एयरबेस जॉर्डन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। धुआं उठता हुआ वहां से देखा जा रहा है और इन सब के बीच लगातार ये भी जानकारियां मिल रही हैं कि पूरे विश्व के नेता जो हैं वो बयान दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि इस हमले के बीच इमैनुअल मैक्रों का बयान आया है। इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि बढ़ता तनाव सभी के लिए खतरनाक है, जंग छिड़ने से शांति और सुरक्षा पर असर होता है, हर हाल में जंग रुकनी ही चाहिए, ये इमैनुअल मैक्रो का बयान आया है। लेकिन क्या सिर्फ बातों से बात बनती है, ये भी अपने आप में सवाल है। शैलेंद्र जी इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, ये बहुत सीधा सवाल है, क्योंकि बहुत पहले ये लाइन कही गई थी जब 12 दिन की स्ट्राइक चली थी, 12 दिन का इनका झगड़ा चला था कि भाई जितनी भी इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, हमने B-2 बॉम्बर से बम गिराकर जमीन के अंदर तक सब कुछ तबाह कर दिया। अब फिर उसी लाइन पर शुरू कर रहे हैं कि भाई इनके पास न्यूक्लियर फैसिलिटी है, बम बन जाएगा तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। क्या हो रहा है ये? जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि पिछला जो चला गया उसको अगर इवैल्यूएट करेंगे तो मुझे लगता है कि यूएस की और ज़्यादा इंसल्ट होगी, उनकी रेपुटेशन के ऊपर स्टेक आएगा। क्योंकि एक अगर ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट बोल पाता है कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, पिछली बार उनका वर्ड था दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड द न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ ईरान, और आज आप देख रहे हैं कि कुछ महीनों के अंदर आज आप फिर ढूंढ रहे हैं कि वी हैव टू डिस्ट्रॉय, वी विल नॉट लेट इट हैपन वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो चल रही है और जो सबसे बड़ी वरी होनी चाहिए आपकी, मेरी, पूरी दुनिया की, क्या ये लड़ाई लंबी खिंचेगी या नहीं। अगर मैं ट्रंप की स्टेटमेंट पे जाऊं तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये एयर रेड जो हैं वो काफ़ी दिन तक चलेंगी। क्या मतलब इसका ये निकाला जाए, काफ़ी दिन को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन लगा लूं? अगर ये 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन की बात है तो मुझे तो लगता है कि यूएस की जो रेपुटेशन है ऑलरेडी स्टेक पर है। अरे दो आपने एयर कैरियर ग्रुप लगा रखे हैं विच आर इक्विवेलेंट टू आर्मी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है दुबई से, और खबर यह है कि वहां की जो सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, उसको खाली कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुर्ज खलीफा को खाली कराया गया है। जाहिर बात है कि एहतियातन उठाया गया कदम यह हो सकता है। बुर्ज खलीफा बहुत ही ऊंची इमारत है, सबसे ऊंची इमारत, और उस बुर्ज खलीफा को खाली कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एक और बड़ा अपडेट, एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, दुबई में 3 बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दी। कारण क्या है इसका, वो भी बहुत स्पष्ट हो गया है। दुबई में 3 बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दी है, और जो 3 बड़े धमाके हुए हैं इसके बाद एहतियातन बुर्ज खलीफा को खाली कराया गया है। यानी कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त धमाके सुनाई दे रहे हैं। और ये कर्नल चौबे, ये पहले से अनुमान था कि अगर इस तरह का हमला होगा तो पहले से जो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के अधिकारी थे वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हम ये करके दिखाएंगे, और एक बार फिर आपको दिख रहा है सामने। नमस्कार राम, और सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। जनरल बख्शी को जय हिंद, कर्नल शैलेंद्र को मेरा जय हिंद। और मैं कर्नल शैलेंद्र की बात को यहीं से आगे लेके जाऊंगा। वो जो कह रहे थे कि इस समय जो स्थिति चल रही है, अमेरिका को थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। देखिए, बहरीन से हमारे पास में जो वीडियो आया है वो अटैक हुआ है 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पे, और 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि उसको काफी नुकसान हुआ है। अभी आपने बुर्ज खलीफा की बात की। बुर्ज खलीफा जो है मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है
जबेल अली नेवल बेस है। जबेल अली नेवल बेस वो जगह है जहां से यूएस के डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं आके डॉक करते हैं, और यहां पर फ्रेंच एसेट्स भी हैं। तो इस समय अटैक जो हो रहा है वो नेवल बेस के ऊपर अटैक हो रहा है, और चूंकि बुर्ज खलीफा उसके बहुत पास है, 35 किलोमीटर की दूरी पर है जी, तो हो सकता है कि उसके ऊपर क्षति हो, इसलिए बुर्ज खलीफा को खाली कराया गया है। इस समय ऐसा नहीं है कि अमेरिकन फोर्सेस का दबदबा है वहां पर। अमेरिकन फोर्सेस को काफी बीटिंग इस समय मिल रही है ईरान के द्वारा, क्योंकि उन्होंने साइमल्टेनियसली उनके काफी बेसिस पे अटैक किया है। कुवैत में जो उनका बेस है जहां से इटालियन प्लेन जो है वो टेक ऑफ करते हैं, वो रनवे जो है वो भी डिस्ट्रॉय हुआ है। तो ये इटली की तरफ से भी समाचार आया है, और चूंकि जबेल अली में इंटरेस्ट फ्रांस का भी है तो मैक्रोन साहब का बयान आना जो है वो लाजमी था। तो इस समय मुझे ये युद्ध थोड़ा सा खराब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि खबर ये भी है कि यमन से हुतीज ने अपना एक्शन शुरू किया है। मेरे इजरायली सोर्सेज मुझे ये बता रहे थे कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो अपना फ्रंट खोल सकता है, इसलिए वो उसके लिए भी तैयार हैं। तो देखने वाली बात है, इस समय ये युद्ध इस समय गर्माता हुआ दिखाई देगा और थोड़ा सा गंदा भी होता दिखाई देगा। बिल्कुल। लेकिन क्या जीडी बख्शी साहब, कब तक ये चाहे कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, ये कब तक ये एक तरफा मिसाइल अटैक झेलेंगे, या आपको लगता है कि ये भी रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि एयर बेसिस की सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी है? एयरबेस अमेरिका के हैं। अमेरिका जी। के। वो ईरान ने बड़ा साफ कर दिया था कि अगर आपके इलाके से मेरे ऊपर हमला हो, आपका एयर स्पेस इस्तेमाल किया जाए, आपके एयरबेस इस्तेमाल किए जाएं, तो सेल्फ डिफेंस में मेरे को पूर्ण अधिकार है इनको हिट करने का। और वो उसने हिट किए हैं, और बड़े प्रिसाइसली हिट किए हैं। कोई हमने कोलैटरल डैमेज नहीं देखा सिविलियंस को आसपास। वो बहरीन का बेस हिट हुआ है, जहाँ भी है मिलिट्री इंस्टॉलेशन हिट हुई हैं। लगता है ऑयल हिट हुआ है, जिस तरह का काला थिक धुआं लगातार निकले जा रहा है, लगता है ऑयल डंप्स को कहीं पे हिट किया है उन लोगों ने। तो मैं नहीं समझता कि ये लोग कोई ये तो सब कह रहे थे हम अपना बेसिस को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन क्वाइट ऑब्वियस है कि ये बेस लगता है इस्तेमाल हुए हैं, तभी रिटेलिएशन यहाँ पे आई है। और बेसिस इस्तेमाल हुए हैं या नहीं हुए हैं, रूस के सैटेलाइट्स, चीन के सैटेलाइट्स ये खबर दे चुके होंगे इजराइल को, तभी इजराइल ने ईरान ने हिट बैक किया है। जी, और हिट बैक किया है, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे शैलेंद्र जी? देखिए, परिणाम आपको सामने दिख रहे हैं जी। बिल्कुल सही बात करी है सर ने। सात कंट्रीज में अलग अलग जगह पर बेसिस के ऊपर हिट किया गया है। दैट मींस इन 7 कंट्रीज का एयर डिफेंस सिस्टम कंप्रोमाइज तो हो गया, अदरवाइज होना ही नहीं चाहिए था जी। और अगर मैं एक बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं कि अगर ये स्पेसिफिक टू यूएस एयर बेस को अगर स्ट्राइक किया जा रहा है जी, तो आप मान लीजिए मेरी बात, उन कंट्रीज की लड़ाई ईरान के खिलाफ नहीं होगी जी। क्योंकि ये इसका एक एग्जाम्पल हम पिछले बार कतर में देख चुके हैं। कतर में ईरान ने स्ट्राइक करी थी, कतर ने उस समय याद करिए बोला था हमारी सोवरनिटी का सवाल है, ये करेंगे वो करेंगे। फाइनली कंप्रोमाइज ये हुआ कि वो जो एयरबेस जो है वो यूएस का है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, और वहां पर भी लॉसेस हुए नहीं हुए वो एक अलग नहीं, उस वक्त तो सर मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि इजराइल से इस वक्त ये अपडेट मिल रहा है कि कई शहरों में सायरन वहां पर बज रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। सेंट्रल इजराइल से ये अपडेट है, कई शहरों में सायरन एक्टिवेट है, और उसकी वजह यह है कि आसमान पर जो ईरानी मिसाइल हैं वो आ रही हैं। हालांकि जो डिफेंस सिस्टम है वो उनको न्यूट्रलाइज कर रहा है किसी तरह से, और कुछ जगहों पर, जैसे ये तेल अवीव की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुछ जगहों पर मिसाइल आकर हिट भी हुई हैं, लगी भी हैं, और तो इसलिए कई शहरों में एक साथ सायरन बजने की इत्तला, जानकारी इस वक्त मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच मेरे साथ अंशु जोशी भी जुड़ी हुई हैं। एनएनडी दुबे साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। अंशु जोशी जी, मैं पहले आपसे यही समझना चाहता हूं, क्योंकि उस बार तो ये लग रहा था कि अमेरिका ने कहा हुआ है कि भाई इसके आगे नहीं जाना है, जितना उन्होंने डिसाइड किया था उतना काम उन्होंने कर लिया था। दावा उनका था कि हमने उनकी जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लेकिन क्या इस बार ये सीधे तौर पर एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं?
अंशु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या आप मुझे सुन जी पा जी, रहे हैं? अब आ रही, बोलिए। Am I audible? जी जी, अब बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि जून 2025 के अमेरिका के ईरान पर हमले और अभी के हमले में बहुत बड़ा फर्क है। तब जो ट्रंप का स्टेटमेंट था वो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लेकर के था, कारण वही था जिसको लेकर के ईरान पर अटैक किया गया। और अभी जो आज दोपहर में ट्रंप का स्टेटमेंट आया है उसमें साफ साफ ये बात कही गई है कि ईरान में रिजीम चेंज करना अमेरिका का लक्ष्य है, उद्देश्य है। और ये बात कही गई है कि ईरान एक आतंकी देश है, आतंकवाद को अमेरिका किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रजातांत्रिक मूल्यों को रीइंस्टेट करना चाहते हैं ट्रंप। तो एक तो ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो गया। और यदि हम पश्चिमी एशिया की परिस्थिति को देखें तो पिछली दफा जो 12 दिन का युद्ध चला था और जो आसपास की परिस्थितियां थी, ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया था उसमें और आज जो ऑल आउट वॉर ईरान ने छेड़ दिया है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। और खोमेनी को भी यदि हम देखें तो पिछली बार खोमेनी को पता था कि रिजीम चेंज इज नॉट द रीजन। इस बार खोमेनी को पता है कि उनको एलिमिनेट कराना या रिजीम चेंज कराना ट्रंप का रीजन है। हो सकता है देश भी छोड़ चुके हों, अभी क्या स्थिति है उनके हवाले से हमें कोई खबर पता चल नहीं पा रही है। और ईरान ने जिस तरह से प्रॉक्सीज को भी एक्टिवेट कर लिया, इजराइल पे सीधा हमला कर दिया, जितने भी सुन्नी इस्लामिक देश हैं पश्चिमी एशिया के, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, सऊदी है, किसी को नहीं छोड़ा है, सब जगह हमले किए हैं, सब जगह मिसाइल्स दाग रहा है ईरान। तो ट्रंप ने और कुछ कराया हो ना कराया हो, लेकिन जो ये इस्लामिक देशों का समूह है इसमें हमको साफ विभाजन हो गया है, ऐसा दिखाई पड़ता है। और ये एक अंतर क्षेत्रीय युद्ध हो गया क्योंकि अमेरिका तो इस क्षेत्र का नहीं है। तो इस बार के युद्ध की टेंजेंट्स, उद्देश्य, समय परिधि और आगे कहां तक जाएगा ये अभी रोचक होगा देखना, क्योंकि अभी तो रशिया और चीन का भी एंगल आता हुआ दिखता है ना, जिस तरह से एलाई है ईरान का। हालांकि अभी पुतिन कुछ नहीं करते हुए दिखाई पड़ रहे, लेकिन चीन से तो 20, 25, 30 कार्गो जो है एम्यूनिशन के वो पिछले 2-3 दिन में ईरान पहुंचे हैं और कुछ ऐसी मिसाइल्स हैं जिनको ये तमाम देश इंटरसेप्ट नहीं कर पाए हैं। तो ये भी खबरें आ रही है कि शायद चीनी मिसाइलें हों। तो अभी इन देशों का क्या रोल रहता है ये भी देखना रोचक होगा। तो आगे अभी तो युद्ध फिलहाल एस्केलेट होता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। और लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर पे फिर से आऊंगी, उद्देश्य में पिछली बार के हमले में और इस बार के हमले में बहुत बड़ा फर्क है। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क है। इस बार हमला किया गया जो टॉप लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए, सत्ता परिवर्तन करने के लिए उनका मकसद है। और बहाना वही है, एनएनडी दुबे साहब वहीं से शुरू कर रहे हैं वो कि भाई ये आतंकी हैं, ये न्यूक्लियर फैसिलिटी अगर डेवलप कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मुख्य बात जो है वो सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। वो किसी भी तरह से अयातुल्लाह अली खामनेई को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ ये बताइए, अगर सत्ता परिवर्तन उनका उद्देश्य है तो 12 दिनों में जो कार्रवाई हुई उस दौरान भी कोई सत्ता परिवर्तन हो नहीं पाया। और अभी आप पिछले महीनों की आप चीज़ें देखें तो कॉन्फ्लिक्ट कितना ज़्यादा था, उन किलिंग्स को कितना ओवर रिपोर्ट किया गया और जो तेहरान के अंदर जितना अनरेस्ट हुआ, जितना एक सिविल वार की सिचुएशन पेंट की गई थी, तो सत्ता परिवर्तन तो हो जाना चाहिए था। अब मैं मान लेता हूँ कि सत्ता परिवर्तन अब होगा, लेकिन क्या इस तरह के प्रिपेयर्ड सिचुएशन में जिसको कि ईरान इतने समय से एंटिसिपेट कर रहा था, ईरान ने क्या अपनी लीडरशिप का कोई सेकंड टियर, थर्ड टियर नहीं तैयार किया होगा? बिल्कुल तैयार किया होगा। ईरान भी अपने ऑप्शंस को तैयार करके चला होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप इराक में जैसे आपने वो सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया, उसके बाद इराक खत्म हो गया। ईरान की सिचुएशन, लीडरशिप हायरार्की, इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम सिचुएशन ऑफ इराक। तो मेरी समझ से ये एक सोच लेना कि नहीं सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, हम कर देंगे, जैसे कि ट्रंप साहब ने अपने पहले भाषण में ही पब्लिक को कनेक्ट करने की कोशिश की है, उनको इमोशनली कनेक्ट किया है, साइकोलॉजिकल एक स्टेटमेंट दिया है, वो क्या ईरान की पब्लिक को इतना ज़्यादा भाएगा, इतना अच्छा लगेगा? वो क्या इट विल गो सो वेल कि वो ओवरनाइट सत्ता परिवर्तन कर लेंगे और गले लगा लेंगे राष्ट्रपति ट्रंप को? ये सारे सवाल इतने आसान नहीं। बख्शी, एक चीज़ बताइए कि क्या फिर ऐसे हो जाएगा? एक और बड़ी खबर मेरे डायरेक्टर मुझे बता रहे हैं इस वक्त, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, मैं इसके बाद जीडी बख्शी साहब के पास जाऊंगा। एक नई तस्वीर और एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जरा वो ब्रेकिंग न्यूज़ कराइए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अरागची का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने अमेरिका के हमलों की निंदा की है। ट्रंप ने यूएस फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट में तब्दील कर दिया। उन्होंने ये कहा, हम इन हमलों का बदला लेकर रहेंगे। अरागची अब ये बयान दे रहे हैं, ये यूएस फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट में ट्रंप ने तब्दील कर दिया है। ये
बड़ी बात उन्होंने कही है। इसका मतलब अमेरिका लास्ट होता है। अरागची ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब अमेरिका लास्ट होता है। उन्होंने ये बात कही है। नेतन्याहू और ट्रंप का जो हमला है वो गैर जरूरी हमला है। लेकिन मैं जनरल बख्शी साहब आपसे केवल ये समझना चाहता हूं कि जो अमेरिका कह दे उसको फुल एंड फाइनल मान लीजिए, वरना हमले के लिए तैयार रहिए। ये नई रीत या नई व्यवस्था इसको बनाना चाहती है क्या पूरी दुनिया, या किसी के हाथ में कुछ नहीं है, हाथ पर हाथ धरे केवल बैठ सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं? देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब अपनी इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था मैं सारी लड़ाइयाँ ख़त्म कर दूंगा, और वो तो बड़े नोबेल पीस प्राइज़ के इच्छुक हैं कि मैंने 8, 9, 10, 11 कंट्रीज़ के बीच में शामिल भारत पाकिस्तान मैंने लड़ाई बंद करी है, यू नो। और अब हम देख रहे हैं कि साहब वो हर रोज़ एक नई लड़ाई छेड़ रहे हैं। वेनेजुला ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ से वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड है उसके वो 6 महीने जो वेनेजुला के खिलाफ डिप्लॉयड था उसको उठा के पूरे 7 समुंदर पार आप मेडिटेरेनियन में ले आए हैं, हाइफा के पास जी। वो वहाँ के जो सेलर हैं कह रहे हैं कि साहब इसके टॉयलेट काम नहीं कर रहे हैं, और मोराल उनका थोड़ा सा काफ़ी नीवा लग रहा है। जो अमेरिका के अंदर जो पोल्स हुए हैं 80% लोगों ने अपने आप को ईरान से लड़ाई युद्ध के बरखिलाफ बताया। 80% यू नो जी, केवल 20% सपोर्ट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का व्यक्तिगत जो रेटिंग है, पॉपुलैरिटी, वो डाउन चली जा रही है साहब। मिड टर्म इलेक्शन साल है, अगर बॉडी बैग्स अमेरिका पहुंच गए हैं 5-10 से ज़्यादा पहुंच गए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को भारी खतरा पड़ जाएगा पॉलिटिकल तौर के ऊपर। मिड टर्म इलेक्शन ईयर है ये, उनको नुकसान हो सकता है। और मान लो अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो गया, एक आर्ले बर्ग के डिस्ट्रॉयर हिट हो गया, उस पर भी 250-300 लोग होते हैं, बिल्कुल नाविक होते हैं, तो फिर आप ज़रा देखें तो क्या तो पॉलिटिकल तमाशा होता है बैक होम इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और फिर तो ये लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ये इनको ये सब सोचना पड़ेगा। और इनके ही चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो डैन केन है, उसने इनको साफ आगाह चेता दिया था कि साहब हमारी कैजुअल्टीज हो सकती हैं, हमारे वॉर स्टॉक्स पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि एज इट इज़ यूक्रेन और इजराइल तो खा गए हमारे वॉर स्टॉक्स। कल खुदा ना खास्ता चीन ने ताइवान पे हमला कर दिया, फिर क्या होगा? बिल्कुल सही बात। अब ये बताइए, ये शैलेंद्र जी, क्या ये इतना सीधा अमेरिका के लिए है? क्योंकि उन्होंने तो पूरी प्रिपरेशन के साथ शुरू किया है। नहीं, देखिए, अगर अमेरिका की बात करें तो यस, उसने अच्छी खासी प्रिपरेशन करी होगी। इजराइल ने भी अपने ऑप्स रूम में बड़े अच्छे प्लान्स बनाए होंगे, सब कुछ सोच समझ कर किया होगा, और तभी आप पाते हैं कि बड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक वो कर पा रहे हैं। बट इन सब का मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि ईरान निठल्ला बैठा रहा होगा, उसने कुछ नहीं किया होगा, वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात पर चलेगा। मेरे ख्याल दुबे साहब से ट्रंप जी नाराज हो जाएंगे जिस तरीके से उन्होंने समझाया है, क्योंकि मुझे आप एक बात बताइए, अगर सत्ता परिवर्तन सिर्फ सॉल्यूशन है तो 1 सेकंड के लिए आप सोच लीजिए कि खमेनी नहीं है, आपको क्या लग रहा है ईरान आपके सामने सरेंडर कर देगा? आपने ईरान को जीत लिया। देखिए, जो कट्टरवाद होता है ना, वो उस देश का एक कैरेक्टर बन जाता है, और ये कैरेक्टर ईरान का पिछले 1-2-10 साल का नहीं है, दशकों का है। इसमें अगर आज आप जेनजी को थोड़ा बहुत एक्साइट कर पा रहे हैं अगेंस्ट द मौलानाज, दैट इज ओनली इन अर्बन एरियाज। रूरल एरिया क्या करोगे? अर्बन एरिया में भी जो उसकी एज वाली जो है, जो 50-60 साल से ज़्यादा वाले लोग हैं, वो सब अभी भी उस सो कॉल्ड मुस्लिमिज्म में विश्वास रखते हैं। गलत है या सही है, ये उनका करने का पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे बड़ी बात जो चल रही है वो ये है कि यस, आई एग्री कि यूएस आप बहुत ताकतवर है, बिल्कुल सुपर ताकतवर है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं निकाला जा सकता कि ईरान की एक भी मिसाइल कहीं नहीं पहुंचेगी, क्योंकि 7 कंट्रीज में पहुंच चुकी है, इसराइल में पहुंच चुकी है। आपके वो अब्राहम लिंकन की तरफ भी एक जाती हुई दिखी गई है जिसको आपने मार गिराया है। मार गिराने की क्षमता आपकी होगी, लेकिन आप ये कभी ओवर रूल नहीं कर पाएंगे कि एक भी, जनरल साहब ने बोला ना 10-12, मैं कह रहा हूं सर, एक बॉडी बैग पहुंचने दीजिए और आप देखिए यूएस का रिएक्शन। बिल्कुल, यूएस इज नॉन टॉलरेंट टुवर्ड्स बॉडी बैग्स। बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि आईडीएफ की तरफ से बयान आया है, और आईडीएफ ने कहा है कि ईरान की ओर से मिसाइलों की नई खेप दागी गई। इजराइल डिफेंस फोर्स
ये दावा कर रही है कि एक और नई खेप ईरान की तरफ से दागी गई है मिसाइलों की, और ये बता रहा है कि ईरान थमने वाला अभी तो नहीं दिख रहा है। बाद में उनकी कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी मिसाइल्स उनके पास शेष रह जाती हैं, लेकिन शुरुआत के 2-3 दिनों में जिस तरह के ईरान के रिएक्शन है और जिस तरह का रिटेलिएशन है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि वो थमने वाले नहीं हैं। और अभी इजराइल को निशाना बनाते हुए ईरान की तरफ से मिसाइलों की एक नई खेप आई है, जो आईडीएफ की तरफ से बताया गया है। लेकिन मैं दुबे साहब इसमें आपको इसलिए इन कराना चाहता हूं क्योंकि ये जो कोशिश है कि भाई आप किसी को घुटनों पर लाएंगे क्योंकि आपका मन है। दुबे साहब को जरा स्क्रीन पर लाइए कि आपका मन है कि भाई आप हमारे मुताबिक नहीं चल रहे, हम चाहते हैं कि वहां का सत्ता परिवर्तन हो जाए, हम चाहते हैं कि आप और ताकतवर ना बने, तो हम सीधा हमला बोल दें। फिर क्या विश्व इस तरह से चलेगा? इस बात को लेकर के तो आई थिंक कि जितने डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, सबके अंदर एक थॉट प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है और सब लोगों को ये बात बड़ी आम आदमी से आप बात करिए, वो भी यही कहता है। हालांकि अमेरिका एक सुपर पावर है और उसकी बहुत सारी चीज़ों को जो नॉर्मल कंट्रीज़ हैं वो उसको ठीक है काउंटर नहीं कर पाते जी, लेकिन जो एक ओपिनियन बनता है वर्ल्ड में, दुनिया में, जो अमेरिकन लीडरशिप के लिए एक विचार बनता है, वो विचार भी कोई ऐसा नहीं है कि उसका कोई असर ही नहीं होगा। अगर आप करंट लीडरशिप के चेयर में आने के बाद जो आप एक एक घटना को अगर कायदे से आप मुआयना करें तो आपको खुद बात समझ में आएगी कि जस्ट टू प्रिवेल द सुप्रीमेसी ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज फॉर फुलफिलिंग योर ओन एजेंडा, मतलब इतना बड़ा देश है, इतना रिस्पॉन्सिबल देश है, और अभी हाल के दिनों में जो उन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन किया है, वो तो मतलब उससे तो लोग हैरान भी रह गए कि यूनाइटेड नेशन यूएनओ का कोई औकात नहीं है, उसकी बात हम नहीं मानेंगे। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, आपको वर्ल्ड बैंक है, या दुनिया और अपने देश के सुप्रीम कोर्ट की बात भी अपने देश की ये तो बहुत बड़ी एक मिसाल वाली, शायद ही पिछले 50 सालों में इस तरह का कोई वर्डिक्ट अमेरिकन लीडरशिप के खिलाफ उनके अपेक्स कोर्ट से आया हो। ये सारी बातें फाइनली क्या कहती हैं? और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसका कि भी जनरल साहब ने जिक्र किया, उन्होंने तो बड़ा बेबाक शायद 2 दिन पहले ही ये बयान दिया था, और उनकी भी नहीं सुनना। भाई, यू आर ए पॉलिटिकल लीडरशिप, बट यू हैव गॉट you must have a sensibility to understand and to accept and to give your ears जी to the military chief। दुबे साहब, एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहता हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर जल्दी अपना बयान जारी करेंगे। फिलहाल वो अज्ञात जगह पर हैं, सुरक्षित जगह पर हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अयातुल्ला अली खामेनेई अज्ञात और सुरक्षित जगह पर हैं और जल्द ही उनका बयान आने वाला है। ईरानी मीडिया पर वो जल्दी अपनी बात कहेंगे, अपना बयान जारी करेंगे, और उनके बयान के बाद ही बहुत सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं कि वो किस तरह से अपनी जनता को एड्रेस करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं और किस तरह से दुनिया को मैसेज देते हैं। अयातुल्ला खामेनेई के घर को टारगेट किया गया, उनके कंपाउंड को टारगेट किया गया, एलिमिनेट करने की सीधे तौर पर कोशिश की गई, उनकी टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये भी जरा जनरल बख्शी साहब, इस पूरी जो है घटनाक्रम के बीच में अयातुल्ला अली खामेनेई का किरदार कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और उनका आने वाला बयान कितना अहम होगा? देखिए, वो बिल्कुल सुप्रीम लीडर है ईरान के, और ये तो मालूम था कि 2-3 दिन पहले ही उनको अज्ञात जगह ले जाया गया था, गहरे बंकर में, बिकॉज सब जानते थे कि वो पहले टारगेट हैं इजराइल के, अमेरिका के। तो कहा जा रहा है कि वो तो बच के निकल गए हैं और अब वो बयान भी दे रहे हैं और काफ़ी वो भड़काऊ बयान देंगे, बिल्कुल उसमें कोई शक की बात नहीं है। बात ये है कि अब कह देना कि ईरान और वेनेजुला एक बराबर, हम मादुरो को पकड़ के ले आए, वाह वाह, क्रीग, टार्जन, भुंडोलो, अब हम यही करेंगे ईरान को। दीज आर 2 डिफरेंट सिचुएशंस ऑल टुगेदर। और कोई ये मतलब फ्रॉम मिलिट्री प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, हमने तो जो सुना है मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक, डैन केन साहब ने 2 टूक शब्दों में बोल दिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि जो आदेश होगा हम पालन करेंगे, लेकिन नतीजे ये होंगे। ये उन्होंने पहले ही कह दिया है, और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहना पड़ा ये फेक न्यूज़ है, वो सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे उतनी आसानी से जितनी आसानी से वेनेजुला में जीत गए थे। मैं फिर कहता हूँ, बेचारे वेनेजुला के लोग ज़्यादातर
मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड पेजेंट ही करते रहे हैं ज़्यादातर, तो जी। उनसे लड़ाई की खास उम्मीद थी भी नहीं किसी को। और यहाँ पे तो ईरान को वही समझ लेना, ये लेने के देने पड़ सकते हैं साहब। जी, इस वक्त एक और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मिल रही है कि इन हमलों के बीच IRGC के जनरल का बड़ा बयान आया है। मिसाइल हमलों के बाद नए हथियारों का हम इस्तेमाल करेंगे। IRGC की तरफ से यह कहा गया है कि पहली खेप जो है वो मिसाइलों की है, मिसाइल हमलों की है, और शायद बात है कि इसके बाद दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें संभवतः फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें संभवतः इस्तेमाल ड्रोन्स का भी हो सकता है, जो ताकत है ईरान की। लेकिन शैलेंद्र जी, एक चीज, जो समंदर के अंदर ताकत है, जो नेवी की उनकी ताकत है, या नेवी बेसिस पर जो ड्रोन्स की खास तौर पर तैनाती की बात की जाती है, वो कामकेजी जो ड्रोन्स हैं उनके बारे में बात की जाती है, क्या वो यूएस के जो बड़े बड़े वॉरशिप पहुंचे हुए हैं, क्या उनको टैकल करने में सक्षम है, जो ताकत इनके पास है? मैं आपसे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लूंगा। आपने जो ये मदुरो वर्सेस खमैनी की बात करी है, मदुरो वर्सेस खमैनी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि वेनेजुएला ईरान नहीं है और ईरान वेनेजुएला नहीं है। जी, ये वो ईरान है जो उसी खमैनी की उस झंडे के पीछे खड़ा हो जाता है जब पिछली बार स्ट्राइक हुई थी। आपने देखा था किस तरीके से पूरी जनता उनकी सड़कों पर आ गई थी खमैनी का फोटोग्राफ लेके, और अपने क्योंकि हर एक कंट्री का एक ये कैरेक्टर ज़रूर होता है कि झंडे की जब बात आती है तो सारे के सारे उसके साथ खड़े होते हैं। आपने दूसरी बात करी है कि उनकी जो पावर है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान की एरियल पावर मैच कर पाएगी यूएस और इजराइल की कंबाइंड पावर। ये बड़ी जिम्मेदारी से इवैल्यूएट किया जा सकता है। उससे भी बड़ी बात कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, मैं कहता हूं मिसाइल के अलावा अगर जो वो बात कर रहे हैं IRGC, अगर जो नेक्स्ट लेवल ऑफ पावर है वो है ड्रोन पावर। एंड उस ड्रोन पावर में अगर आप देखें, अगेन एज अ नेवी ईरान स्टैंड्स नोवेयर, एब्सोल्युटली नोवेयर अगेंस्ट द जेरार्ड फोर्ड एंड अब्राहम लिंकन। लेकिन यस, मैंने जैसे पहले कहा, आप 100 जगह ईरान को मार सकते हो, ईरान को सिर्फ आपके अगेंस्ट एक जगह मारना है। वो ड्रोन, वो मिसाइल आपकी एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर में कितनी भी लो प्रोबेबल हो, लेकिन इस प्रोबेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। स्ट्राइक कर सकता है, हो सकती है, इट इज ओनली मैटर ऑफ जहां 100 मिसाइल डालेगा शायद सक्सेसफुल ना हो, जहां 1000 मिसाइल डालेगा तो हो जाए। ओके, चौबे जी। कर्नल शैलेंद्र की बात को आगे लेके जाता हूं। इस समय ईरान की टैक्टिक्स जो है बिल्कुल बदली हुई है। उनकी 12 डे वॉर में आपने नोट किया होगा कि उन्होंने इनिशियल फेज जो था वो ड्रोन्स का गया था, उसके बाद में उन्होंने अपने मिसाइल्स दागे थे। इस बार उन्होंने उसको रिवर्स किया है, मिसाइल से उन्होंने एयर डिफेंस को सैचुरेट किया है, और जो अटैक उन्होंने कुवैत में किया है उसमें उन्होंने शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये रिपोर्ट मेरे पास में आई है जी, शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल उन्होंने कुवैत पर अटैक में किया है। तो अब उन्होंने क्या किया है, अपना सेकंड फेज खोल दिया है, वो है ड्रोन्स के साथ में। एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने सैचुरेट किया अपनी मिसाइल से। एक मेरे पास वीडियो भी पहुंचा है जिसमें कि एक ड्रोन जो है वो जाके इनके एक रडार सिस्टम को उड़ाता है अमेरिकन एयरबेस में। तो इस समय ईरान जो है बड़ा इंटेलिजेंटली प्ले कर रहा है, इकोनॉमिकली प्ले कर रहा है, क्योंकि उसको पता है उसके पास में रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। क्योंकि अगर उसको एक लिक्विड प्रोपेल्ड मिसाइल फायर करनी है तो उसको प्रिपरेशन करने में भी टाइम लगता है। सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल जो है वो लॉन्च करना फास्ट एक्शन है, लिक्विड फ्यूल में को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ईरान को अपनी कैपेबिलिटीज पता है, अपने शॉर्टकमिंग्स भी पता है, और उसको इस बार वो भली भांति प्ले कर रहा है। तो दिस विल नॉट बी अ वेरी इजी या केक वॉक जिसको कहते हैं फॉर द यूएस फोर्सेस। इस समय ट्रंप साहब ने ऑलरेडी वॉर्न भी किया हुआ है कि उनके हीरोज जो हैं उनकी बलिदान इस वॉर में हो सकता है, वो उसके लिए तैयार रहे। ट्रुथ सोशल पे उन्होंने आज दोपहर में डाला है अपने बयान को देने से पहले। बिल्कुल आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ये मेगा कवरेज, ये बड़ी कवरेज इस महायुद्ध को लेकर रिपब्लिक भारत पर लगातार जारी है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने मिसाइल लॉन्च का एक वीडियो जारी किया है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, किस तरह से मिसाइलें लॉन्च वहां से की जा रही हैं, उसका एक वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया है।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH